दोस्तों, कभी कभी तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज नहीं होती। कुछ तारीखें इंसानी जिंदगी में ऐसी कहानी लिख जाती हैं जिसे सुनकर रूह तक कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ आज के इस केस में, जिसकी तारीख थी 5 जून 2025। उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस को खबर मिलती है कि पास के एक गड्ढे में किसी का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहली नज़र में लगता है कि शायद कोई इंसान रोड एक्सीडेंट की वजह से सड़क से नीचे खाई में गिरकर मर गया है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि व्यक्ति के शरीर पर 18 जगह जख्म के निशान हैं। सीने की हड्डियां और पसली चकनाचूर हो चुकी हैं। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज हैं। खून पूरा बह चुका था, मतलब मामला एक्सीडेंट का नहीं लग रहा था। तो आखिर इस व्यक्ति की हालत ऐसी किसने कर दी? इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस पता लगाए कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। अब यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कई दिनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस न सिर्फ उस मर चुके इंसान की पूरी जानकारी पता लगा लेती है, बल्कि उसकी हत्या की वजह और हत्यारे तक को पकड़ लिया जाता है। ये मामला प्यार में धोखे और 3 करोड़ के बंगले का था। ये हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि रिश्ते और विश्वास की भी हत्या थी। हम बात कर रहे हैं रीना सिंधु हस्बैंड किलर केस की। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस रियल मर्डर केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमने बताया, 5 जून 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस को पास में एक खाई में एक शव मिलने की सूचना मिली थी। पहले तो शक एक्सीडेंट का था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का शक जताया जाता है। इसलिए अब मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस वाले बॉडी की पहचान की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता। इसी बीच 2 महिलाएं पुलिस थाने में आकर मृत व्यक्ति को अपना पति बताती हैं, मगर आगे की जांच में दावे की पुष्टि सबूत के आधार पर नहीं हो पाती। इस कारण पुलिस की तलाश अब तक अधूरी रहती है। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस वाले अब गुमनाम शव की पहचान के लिए इससे जुड़ी जानकारी लोकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर डालते हैं। अखबारों में डेड बॉडी पर मिले कपड़ों की जानकारी के साथ साथ उसके हुलिये की भी जानकारी दी जाती है। इस खबर पर नज़र पड़ती है दिल्ली में रहने वाले राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति की। राजेश कुमार वैसे तो दिल्ली में रहते थे, मगर उनके भाई पिछले कुछ समय से परिवार वालों से अलग होकर मुरादाबाद में रह रहे थे। भाई का नाम था रविंद्र कुमार। अपने बिजनेस में बिजी होने की वजह से रविंद्र और राजेश की बातचीत वैसे भी काफ़ी कम होती थी, मगर सप्ताह 2 सप्ताह में ये दोनों बात जरूर कर लिया करते थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब राजेश पिछले कई दिनों से अपने भाई से बात नहीं कर पाया था। इस दौरान राजेश ने अपनी भाभी यानी रविंद्र की पत्नी से भाई के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि उनका भाई कहीं बाहर गया हुआ है। राजेश को अपनी भाभी की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो अखबार में दी गई जानकारी के आधार पर तथा डेड बॉडी के पास मिले कपड़ों से अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि संभवतः यह डेड बॉडी उनके भाई की ही हो सकती है। इसी आधार पर राजेश अब सीधे उत्तराखंड जाकर कोटद्वार पुलिस स्टेशन में ही 17 जून को अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वालों के सामने वह अपनी भाभी रीना सिंधु पर भी भाई के गायब होने का आरोप लगाता है। पुलिस राजेश द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जांच करती है और आगे की जांच में कंफर्म हो जाता है कि 5 तारीख को जिसकी लाश मिली थी वो सच में दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार के भाई रविंद्र कुमार की ही है। पुलिस वाले रविंद्र कुमार के बारे में और जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि रविंद्र कुमार मूल रूप से दिल्ली के रजौरी में रहने वाले थे। यहाँ उनके परिवार की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। भाइयों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद भी रविंद्र के हिस्से में अच्छी खासी जमीन और कई मकान आते हैं। यहीं रविंद्र की शादी आशा कुमारी नाम की एक लड़की से भी हो जाती है। एक समय बाद उनके घर एक बेटे का भी जन्म होता है, जिसका नाम हर्षित रखा जाता है। आशा और रविंद्र की शादी अच्छी चल रही थी, मगर एक समय बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है। झगड़े के बाद रविंद्र पत्नी और बेटे को घर पर छोड़कर हरिद्वार निकल जाता है। यहाँ वह कई दिनों तक रुकता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रीना सिंधु नाम की एक लड़की से होती है। रीना और रविंद्र की उम्र में लगभग 20 साल का अंतर था। इसके बावजूद रीना और रविंद्र एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और घर पर एक पत्नी और बेटे होने के बावजूद रविंद्र बिना किसी को बताए चुपचाप रीना सिंधु के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। कुछ समय तक लिविंग में रहने के बाद रविंद्र अपनी उम्र से 20 साल छोटी लड़की रीना सिंधु से 2011 में शादी कर लेता है।
शादी के बाद कुछ समय तक तो रीना एक किराए के घर में रहती है, लेकिन जब इस शादी के बारे में सभी को पता चल जाता है तो रीना दिल्ली से निकलकर कहीं और रहने का प्लान करने लगती है। रीना सिंधु मूल रूप से तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। इसी कारण वह पति रविंद्र को मुरादाबाद में ही एक घर खरीदने के लिए तैयार कर लेती है। रविंद्र के पास उस समय बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वह दिल्ली वाला घर और ज़मीन बेचकर मुरादाबाद के एक पॉश इलाके में काफ़ी महंगा घर खरीद लेता है। रीना एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। जब रविंद्र मुरादाबाद में एक आलीशान घर खरीद लेता है तो उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रीना अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लेती है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर एक ब्यूटी पार्लर भी शुरू करती है। इन दोनों से रीना को अच्छी कमाई होने लगती है। इसके अलावा रविंद्र का भी बिजनेस अच्छे से चलने लगता है। अब पुलिस को मृत व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। अब हत्या किसने की और कैसे हुई, इसका पता तभी चलता जब पुलिस रीना तक पहुंच पाती, क्योंकि वह रीना ही थी जो वर्तमान समय में रविंद्र की दूसरी पत्नी थी और रविंद्र इसी के साथ रह रहा था। जल्द ही पुलिस वालों को रीना के बारे में जानकारी मिल जाती है। पुलिस के कांटेक्ट करने पर रीना सामने भी आती है। शुरुआती पूछताछ में तो रीना पुलिस वालों को बताती है कि उसका और रविंद्र का बिजनेस एक समय तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, मगर हाल ही में रविंद्र को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया था। इस कारण वह लाखों के कर्ज में डूब गया था। इस बीच रविंद्र का एक 18 लाख का चेक भी बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के कारण अदालत द्वारा रविंद्र को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। रीना द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक लगातार कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे। उन्हीं से बचने के लिए रविंद्र ने अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़ दिया था और चुपचाप उत्तराखंड निकल गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात साबित हो जाती है कि सच में रविंद्र का एक 18 लाख का चेक बाउंस हुआ था और उसे 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। भले ही रविंद्र के भाई राजेश ने अपनी भाभी रीना संधू पर भाई की हत्या का आरोप लगाया था, मगर पुलिस को अब तक की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे रीना पर शक किया जा सके। फिलहाल तो रीना को पुलिस वाले जाने देते हैं, मगर उसकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है। साथ ही रीना के पिछले इतिहास को भी खंगाला जाता है। इसी जांच के क्रम में पुलिस वालों को रविंद्र की SUV 500 नोएडा के एक पार्किंग में लावारिस हालत में खड़ी मिलती है। रविंद्र की डेड बॉडी उत्तराखंड में पाई गई और गाड़ी नोएडा में। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस सवाल को सुलझाने के लिए अब पुलिस वाले इस रूट पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के CCTV फुटेज खंगालना शुरू करते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि टोल प्लाजा के कैमरे में ज़रूर इस कार को उत्तराखंड से नोएडा लाने वाले कैद हुए होंगे। पुलिस का ये शक सच भी साबित होता है। इस रूट पर पड़ने वाले 2 टोल प्लाजा में वो गाड़ी देखी जाती है जिसमें ड्राइविंग सीट पर कोई मेल दिखाई देता है, जबकि उसके बगल वाली सीट पर रीना सिंधु बैठी हुई दिखाई देती है। रीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि वह पिछले काफ़ी समय से मुरादाबाद में रह रही है, जबकि CCTV फुटेज कुछ और बयां कर रहा था। आगे जब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में कई बार रीना की मोबाइल लोकेशन उत्तराखंड की है। इसके अलावा रीना लगातार एक नंबर पर बात कर रही है। वो नंबर किसी परितोष कुमार नाम के व्यक्ति का है। जब परितोष के मोबाइल नंबर की लोकेशन हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि कई बार परितोष और रीना की लोकेशन बिल्कुल सेम रही है। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेड बॉडी की जेब से एक पर्ची मिली थी जिस पर हरिद्वार के किसी गेस्ट हाउस की जानकारी थी। इससे पता चल रहा था कि 26 मई को रविंद्र उस गेस्ट हाउस में रुका था। अब पुलिस वाले 26 मई के आसपास की CCTV फुटेज की जांच करते हैं तो पता चलता है कि इस गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में रीना और परितोष भी रुके थे। एक तरफ पति रुका हुआ था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ उसी होटल में थी। कुल मिलाकर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, रीना के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पुलिस का शक अब रीना की तरफ होता चला जाता है। मामले की सच्चाई तक जाने के लिए पुलिस वाले एक बार फिर से रीना सिंधु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में रीना अपने पुराने बयान पर ही टिकी रहती है, मगर जब पुलिस वाले रीना को एक के बाद एक सबूत दिखाकर पूछताछ करना शुरू करते हैं तो रीना जवाब नहीं देती। एक समय बाद रीना को समझ आ जाता है कि अब वो पुलिस को और गुमराह नहीं कर सकती। इस कारण वह पुलिस के सामने सच स्वीकार करने के बाद एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। रीना के बयान के मुताबिक रविंद्र से शादी करने के बाद दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ समय पहले रविंद्र को बिजनेस में नुकसान हुआ और वो कई लोगों से कर्ज ले लेता है। इसी बीच 18 लाख का चेक उसका बाउंस हो जाता है। रविंद्र पर कर्ज चुकाने का भारी दबाव था,
इसी कारण वह मुरादाबाद में खरीदा गया अपना घर बेचने का प्लान करने लगता है। मुरादाबाद वाले घर की कीमत लगभग 3 करोड़ थी। इस घर को बेचकर रविंद्र न सिर्फ अपना कर्जा चुका लेता, बल्कि अपना बिजनेस भी फिर से एस्टैब्लिश कर सकता था। मगर रीना किसी भी कीमत पर उस घर को बेचने के लिए रेडी नहीं होती, और इसी कारण की वजह से रीना और रविंद्र में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। कर्जदारों से बचने के चक्कर में रविंद्र चुपचाप हरिद्वार निकल जाता है, और रविंद्र अब अपना ज़्यादातर समय घर से बाहर ही बिताता था। इसी बीच रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पर परितोष कुमार नाम का एक मरीज आता है। यहाँ वह अपना इलाज करवाने आया था। रीना मरीज परितोष से कहती है कि आपको लगभग 10 दिनों का फिजियो सेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको बीमारी से आराम मिलेगा। रीना की सलाह के मुताबिक अब परितोष लगातार इलाज के लिए रीना के क्लिनिक पर आता रहता था। पुलिस के सामने दिए रीना के बयान के मुताबिक जब परितोष लगातार इसके पास इलाज के लिए आने लगा, तो इसी बीच रीना और परितोष के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब यहाँ पर रीना की जिंदगी में परितोष की एंट्री हो चुकी थी। दूसरी तरफ रविंद्र पैसों की तंगी से परेशान था। वह घर बेचना चाह रहा था। इस बारे में रीना परितोष से बात करती है और उससे कहती है कि अगर रविंद्र से मुझे छुटकारा मिल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। रीना परितोष को यह भी बताती है कि यह जो घर है उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। रविंद्र इस घर को बेचना चाहता है। अगर हम उसे पहले ख़त्म कर देंगे तो मामला शांत होने के बाद इस घर को बेचकर हम लोग सुकून से रहेंगे। इतना ही नहीं, रीना परितोष को तत्काल ही 10 लाख रुपए देने का वादा भी करती है। परितोष को ये ऑफर अच्छा लगता है और अब वो रीना के साथ मिलकर रविंद्र को ख़त्म करने की साजिश में लग जाता है। इसी प्लानिंग के तहत जब 26 मई को रविंद्र हरिद्वार के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, तो वहीं पर चुपके से रीना भी परितोष को लेकर जाती है और हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग में लग जाती है। फिर आगे की साजिश के तहत रीना अपने पति रविंद्र को एक दिन अपने घर बुलाती है और उसकी मुलाकात परितोष से करवाते हुए ये कहती है कि परितोष उसके क्लिनिक पर इलाज करवाने आता है। रविंद्र के सामने परितोष को वो अपना राखी वाला भाई बताती है। क्योंकि रीना ने परितोष को अपनी राखी वाला भाई बताया था, इसी कारण रविंद्र को इन दोनों पर कोई शक नहीं होता। इसके बाद 31 मई को रीना अपने पति रविंद्र से कहती है कि परितोष ने अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखी है और हम दोनों को उसमें इनवाइट किया है। अगर तुम साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। रविंद्र इस पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। प्लान के मुताबिक 31 मई की रात रविंद्र रीना के साथ परितोष के घर चला जाता है। परितोष का घर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना में था। घर पर आने के बाद तीनों कुछ खाते हैं। इसके बाद शराब का दौर शुरू होता है। परितोष जानबूझकर रविंद्र को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है। काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की वजह से रविंद्र बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और अपना होश खो बैठता है। अब यहाँ से रीना और परितोष का असल खेल शुरू होता है। परितोष घर के अंदर रखा हुआ एक फावड़ा निकाल कर लाता है और लगभग बेसुध पड़े रविंद्र की छाती पर जोर से वार करता है। कथित रूप से इस दौरान रीना रविंद्र का पैर जोर से पकड़े रहती है और परितोष फावड़े से रविंद्र की छाती, सर और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लगातार हमले करता रहता है। इस कारण कुछ ही मिनटों में रविंद्र की सांसें थम जाती हैं, जिसके बाद परितोष और रीना मिलकर रविंद्र की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। दोनों डेड बॉडी को उठाकर SUV 500 में रखते हैं और उसे उत्तराखंड की तरफ लेकर निकल जाते हैं। 2 दिनों तक ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, मगर इन्हें लाश को फेंकने का मौका नहीं मिल पाता। फाइनली मौका पाकर परितोष और रीना रविंद्र की डेड बॉडी को उत्तराखंड के कोटद्वार के करीब एक खाई में फेंक देते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों रविंद्र की गाड़ी को नोएडा की एक सुनसान पार्किंग में छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद ही पुलिस वालों को डेड बॉडी मिलती है और ये पूरा खुलासा होता है। इस कन्फेशन के बाद पुलिस वाले रीना को गिरफ्तार करने के साथ साथ परितोष कुमार को भी जल्द पकड़ लेते हैं और दोनों को अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया जाता है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि रविंद्र का जो मुरादाबाद में 3 करोड़ की कीमत वाला घर था, उसका और बाकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो बता दें कि भले ही रविंद्र ने रीना से शादी कर ली थी, मगर कानूनी तौर पर अब तक उसने शादी की रजिस्ट्री नहीं करवाई थी और ना ही अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया था। इस कारण रविंद्र की मौत के बाद रविंद्र की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए रविंद्र की पहली पत्नी ने अदालत का रुख किया है। अब यह अदालत तय करेगा कि रविंद्र का असली वारिस कौन होगा। वैसे विशेषज्ञों के मुताबिक रविंद्र की ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर कब्जा उसकी पहली पत्नी का होगा,
केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल परितोष और रीना दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जल्द ही मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होगी और यहाँ गुनाह साबित होने के बाद दोनों को उचित सजा दी जाएगी। वैसे तो दोनों के गुनाह के लिए सजा अदालत तय करेगी, लेकिन आपके अनुसार इस पूरे मामले में गुनाहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और ऐसे ही रियल केसेस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। जय हिंद।